नमस्कार। आज 23 अगस्त 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। आज का यह ऐतिहासिक दिन भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में अंतरिक्ष अन्वेषण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। आज की तारीख को भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के अनुरूप चुना गया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंचने वाला इतिहास का चौथा और चंद्रमा के दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। आज के इस ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखते हुए रेडियो सासाराम ने 11 अगस्त 2024 को रात 9 बजे से विज्ञान एवं पर्यावरण विषय के अंतर्गत FM 103.4 MHz पर वरिष्ठ शिक्षाविद अरविंद कुमार खंडकर से एक भेंटवार्ता प्रसारित की थी। विषय था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का महत्व। इस भेंटवार्ता को रेडियो सासाराम से RJ अर्चना ने होस्ट किया था। इससे पहले कि आप इस भेंटवार्ता को सुने, आइए पहले मैं वरिष्ठ शिक्षाविद अरविंद कुमार खंडकर का एक संक्षिप्त परिचय आपसे करा दूं। अरविंद कुमार खंडकर का जन्म आज के झारखंड और तत्कालीन बिहार के देवघर बाबाधाम के पास स्थित करौन नामक गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, पत्रकार एवं इतिहासकार सखाराम गणेश देउस्कर जी के परिवार में हुआ था। करौन गांव में ही बचपन बीता और आगे की पढ़ाई पिता मधुकर विनायक खंडकर, जो CCL बोकारो कोलियरी में कार्यरत थे, व माता श्रीमती मालती मधुकर खंडकर के सानिध्य में बेरमो के फ्राइडे बाजार में रहकर संपन्न हुई। रामबिलास उच्च विद्यालय से हायर सेकेंडरी करने के बाद श्री खंडकर ने KB कॉलेज जारंगड़ीह से स्नातक किया और उसके बाद PG करने के उपरांत KB कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी विभाग में 1 वर्ष तक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में अपना योगदान दिया। आगे चलकर रांची स्थित बिहार जनजातीय शोध संस्थान में शोध सहायक के रूप में काम करते हुए लोहरदगा मेसो एरिया प्रोजेक्ट पर काम किया और तत्कालीन लोहरदगा सब डिवीजन के सभी गांवों का दौरा किया। इसी दौरान असुर जनजाति, जो विलुप्त प्राय है, से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े भी इकट्ठा किए। फिर सेंट्रल एकेडमी रांची और फिर 1982 में DAV पब्लिक स्कूल में अपना योगदान दिया। 1982 से 1994 तक DAV में रहने के दौरान बेरमो के DAV कारीपानी में शिक्षक, DAV मकौली में TGT एवं DAV भागा, धनबाद, DAV स्वांग, DAV झिंगुरदाह, सिंगरौली में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस बीच DAV कथारा को शुरू कराने में श्री खंडकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। 1994 से 1999 तक बाल विकास विद्यालय सासाराम में प्राचार्य और उसके बाद राजस्थान में एक निजी शिक्षा संस्थान के अंतर्गत चल रहे कई विद्यालयों के निदेशक के पद पर कार्य करते हुए अपना योगदान दिया। आइए अब सुनते हैं वरिष्ठ शिक्षाविद अरविंद कुमार खंडकर के साथ आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित भेंटवार्ता की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, आपको याद होगा कि भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतारा था। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह दिन छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करके उन्हें रोल मॉडल प्रदान करके भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए समर्पित है। आइए इस विषय पर विशेष जानकारी के लिए वरिष्ठ शिक्षाविद अरविंद खंडकर से की गई यह खास बातचीत सुन लेते हैं। अरविंद खंडकर जी, आप वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद होने के साथ साथ भू और अंतरिक्ष विज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
आकाशवाणी सासाराम के सभी श्रोताओं को अरविंद कुमार खंडकर का नमस्कार। अर्चना जी, आपको भी नमस्कार। अरविंद जी, चांद की धवलता और सुंदरता हर दिल को गुदगुदा जाती है, और इतना ही नहीं, जब भी चांद की बात होती है तो हर व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। जिस अंतरिक्ष की खोज और रहस्योद्घाटन को लेकर अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस आदि देश स्पर्धा कर रहे हैं, उस अंतरिक्ष का ज्ञान हमारे देश के मनुष्यों को आज से कई हजार वर्ष पूर्व से ही था। आज से प्राय 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 16वें श्लोक में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो विद्यमान है उसका क्षय नहीं हो सकता और जो विद्यमान नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को आधुनिकता में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। मनु के अनुसार प्रकृति से आकाश, आकाश से वायुमंडल, वायुमंडल से प्रकाश, वायुमंडल और प्रकाश से ऊष्मा, जल और जल से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है और यह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिनके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। कोपरनिकस के पहले तक यूरोप में टॉलमी का झूठा ब्रह्मांड सिद्धांत प्रचलित था, जबकि 5वीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय को अंतरिक्ष की पूर्ण जानकारी थी। हमारे प्राचीन काल में वारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय और महर्षि भृगु जैसे खगोल शास्त्री थे जिन्हें अंतरिक्ष का अद्वितीय ज्ञान था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूर्य के विभिन्न ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाया था, जो कि आज की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से थोड़ी सी कम या अधिक है। अब चांद की बात करें, हमारे शायरों और कवियों ने चांद को लेकर जितनी कविताएं, शेर और शायरी की है, उतनी शायद किसी अन्य विषय पर नहीं। फिर वो चांद चाहे दूज का हो, चाहे तीज का हो, चौथ का हो, 14वीं का हो या फिर पूनम का, हर कवि और शायर ने अपने अपने अंदाज से चांद की खूबसूरती को निहारा है। मजे की बात यह है कि यह चांद किसी के लिए मामा, किसी के लिए महबूबा, तो किसी के लिए सुहाग का प्रतीक बन जाता है। और मुझसे पूछे तो यह चांद कभी ईद की सौगात लाता है तो कभी करवा चौथ की खुशियां। इसीलिए मानव सभ्यता के पहले से ही इंसान का चांद से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता जरूर रहा है। जी खंडकर साहब, यदि चांद के आसपास की दुनिया को अंतरिक्ष कहा जाए तो कैसी हो सकती है अंतरिक्ष की दुनिया? अर्चना जी, केवल चांद के आसपास की दुनिया को ही अंतरिक्ष कह लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह से रिक्त भी नहीं है। यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का कम घनत्व होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्लाज्मा, साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिना, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें। बाहरी अंतरिक्ष का आधारभूत तापमान, जैसा कि बिग बैंग से पृष्ठभूमि विकिरण द्वारा तय किया गया है, 2.7 केल्विन यानी कि -270.45 सेल्सियस है। साधारण शब्दों में पृथ्वी से दूर जो शून्य होता है वही अंतरिक्ष है। सच कहा जाए तो चांद के आसपास की जो दुनिया है उसे हम फंतासी की दुनिया कह सकते हैं। जब सबसे पहले चांद की सतह से अंतरिक्ष का चित्र लिया गया था तो हमारी पृथ्वी आकाश में उगते हुए एक चांद से दिख रही थी। ये दुनिया कल्पना से परे है, खूबसूरत और कौतूहल से भरी हुई। जी अरविंद खंडकर जी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। किन शब्दों में अपना उद्गार प्रकट करना चाहेंगे आप? अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले इसरो की आज तक की जो प्रगति है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इसरो के चंद्रयान अभियान के तहत चंद्रयान प्रथम भारत की ओर से चांद पर भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह एक मानव रहित यान था जो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा।
यह यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एक संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश अंतरिक्ष भवन केंद्र से छोड़ा गया। इसे चांद पर पहुंचने में 5 दिन लगे और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के लिए 15 दिन लगे। चंद्रमा ऑर्बिटर का मून इंपैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे चंद्रमा की सतह पर अपने राष्ट्र का झंडा लगाने वाला चौथा देश हमारा भारत बना। भारतीय अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के अनुक्रम में यह 27वां उपक्रम था और इसका कार्यकाल लगभग 2 वर्षों का होना था, लेकिन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने के कारण इसे पहले ही बंद कर देना पड़ा। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत चांद की सतह पर यान भेजने वाला छठा देश बन गया। फिर इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। इसकी यात्रा 48 दिन की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की उपस्थिति का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और चंद्रमा पर किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना। यह यान 22 जुलाई 2019 से लेकर 13 अगस्त 2019 तक, मतलब 23 दिन तक पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता रहा। 20 अगस्त 2019 को इस अंतरिक्ष यान को चांद की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल करा दिया गया। 21 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चंद्रयान 2 ने चांद की 4 कक्षाओं को पार कर लिया और उस समय चंद्रमा से चंद्रयान 2 की दूरी 18,000 किलोमीटर से घटकर 100 किलोमीटर रह गई। 2 सितंबर 2019 का चंद्रयान 2 मिशन लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया और विक्रम लैंडर अपने अंदर में मौजूद प्रज्ञात को विक्रम लैंडर को चांद की सबसे नजदीकी कक्षा में पहुंचाया गया। 7 सितंबर 2019 को रात के 1:37 पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर इसका संपर्क टूट गया। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन की अगली कड़ी है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर किया गया। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक उतरा। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। साथ ही इसने चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, लौह अयस्क, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन का भी पता लगाया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाना भारतीय अंतरिक्ष विकास और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश नित्य प्रतिदिन एक नई ऊंचाई को छू रहा है। धीरे धीरे इसरो देश में स्वनिर्मित उपकरणों के माध्यम से ही अंतरिक्ष के विकासशील देशों की स्पर्धा में शामिल हो गया है। भविष्य में इसरो ने कई कार्यक्रम का ढांचा तैयार कर रखा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आदित्य मिशन की सफलता और फिर 2025 तक भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से भविष्य में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है और ऐसे में अंतरिक्ष दिवस एक मील का पत्थर साबित होगा। यह दिन हमारे युवाओं और वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रेरित भी करेगा कि हम केवल चांद और मंगल तक ही नहीं बल्कि विशाल अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों और तारों की भी जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत खूब खंडकर साहब। अब इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के थीम की भी बात कर लें। थीम है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस संबंध में हम आपसे कुछ रोशनी चाहेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूँ। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु शीर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। जैसा कि आपने कहा, चांद को छूते हुए जीवन को छूना भारत के अंतरिक्ष गाथा। तो ये बता दूं कि मिशन चंद्रयान तो अभी एक शुरुआत है। इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार
साइकिल और बैलगाड़ी से अंतरिक्ष यानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो आज सफलता के सोपानों को पार करती हुई PSLV तक जा पहुंची है। अब भारत अन्य देशों के भी कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने का काम किया है। अब तक भारत ने लगभग 430 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जापान, इजराइल, मलेशिया, सिंगापुर और यूके जैसे देश शामिल हैं। भारत की अंतरिक्ष की खोज की यात्रा 19 अप्रैल 1975 से शुरू हुई, जब सोवियत संघ की सहायता से भारत में निर्मित कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसके बाद से अब तक भारत लगभग 150 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित कर चुका है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का उद्देश्य भी बहुआयामी है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात करें तो इसरो ने हाल के वर्षों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। 22 जनवरी 2020 में बेंगलुरु से इसरो ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया। इतना ही नहीं, मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण, एक सफल नेविगेशन सैटेलाइट का परीक्षण, 14 फरवरी 2007 को PSLV के जरिए 104 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो ने विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। इनसेट और जीसेट के माध्यम से देश में संचार क्रांति भी आई है। 2030 तक भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी कार्यरत है। अरविंद जी, चांद के दक्षिणी ध्रुव को भारत ने दुनिया में पहली बार छुआ है। कितनी महत्वपूर्ण है यह उपलब्धि और लोगों को किस प्रकार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के प्रति जागरूक किया जाए? चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष के एक नए युग में प्रवेश किया है। इस समय भारत में 382 मिलियन से ज्यादा 10 से 24 वर्ष तक की आयु के लोग हैं, जिन्हें हम युवा कहते हैं। ये हमारी जनसंख्या के लगभग 38% होते हैं। एक विकसित भारत का सपना पूरा करने का काम इसी युवा पीढ़ी का है। हमारी शिक्षा प्रणाली में तकनीकी विकास और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो युवाओं को नई तकनीक के विकास और इस्तेमाल के लिए प्रेरित करे, क्योंकि युवाओं में ही कुछ नया सीखने और नया करने का जज्बा होता है और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है। युवाओं को विज्ञान और विशेषकर अंतरिक्ष विज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए सेमिनार, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना बहुत जरूरी है। खासकर देश के दुर्गम क्षेत्र के युवाओं और लोगों को ये जानकारियां उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। मुझे याद है, जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे तो रेडियो से उसका प्रसारण हुआ था। भारत में उन दिनों टीवी नहीं आया था, लेकिन उस प्रसारण को सुनकर ही हमारे मस्तिष्क में अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा पैदा हुई थी। आज तो टीवी के माध्यम से हमें इन सभी चीजों का सीधा प्रसारण भी देखने को मिल जाता है, जो निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा को शांत करता है। अहमदाबाद में इसरो के परिसर में भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो निःशुल्क है। लोगों को चाहिए कि यदि संभव हो तो वे कभी जाकर इसे जरूर देखें। अरविंद कुमार खंडकर जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद।